ठीक है लक्ष्मी जी, हम हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सर, अच्छा। बिल्कुल क्लियर है। क्या कि हम आप लोगों की तरह इस दुनिया से बहुत वाकिफ नहीं ना है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप कहीं ज़्यादा आगे हैं इस दुनिया से, और हमेशा ही हम सब सीखते रहते हैं आपसे। क्योंकि आज का जो ये इंटरनेट नोइंग पर्सनैलिटी है, अब यही एजुकेशन का आधार है। जी सर। और इसको नहीं जानने वाले को आजकल इलिटरेट कहा जाता है। इसे सर, मुख्य बात तो नॉलेज गेन करना है, चाहे माध्यम चाहे जो भी हो, इंटरनेट हो या किताब हो या जो भी हो। आपकी आवाज हमारे पास थोड़ा कम आ रही है, क्यों? अ, अच्छा सर, मैं देखती हूँ। हम सर, अभी ठीक है? हाँ, अभी आवाज ठीक सर, वो माइक्रोफोन नहीं लग पाया था, इस वजह से। सर, अभी हो गया। अ, सर, 9:30 तो हो गया है, स्टूडेंट्स जुड़ते रहेंगे, तो क्या हमें शुरू करना चाहिए? जी जी। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार। एआईसीसी 1 के सेंट्रलाइज लेक्चर सीरीज के 13वें एवं अंतिम व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे आज के रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह सर हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं आभार सर। आपके लिए अगर धन्यवाद बोलूं तो बहुत कम होगा, क्योंकि आप मुझे लग रहा है कि इस एआईसीसी 1 के स्तंभ हैं, और हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप मेरे लिए खड़े रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना भी बोलूं वो कम है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देना चाहती हूँ, खैर आप वाकिफ हैं सर से, सर ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज में 2 क्लासेस ले चुके हैं पहले भी, पर फिर भी ये लास्ट क्लास है। और मैं बताना चाहूंगी कि सर के पास 41 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर का पूरा जीवन छात्र कल्याण में लगा हुआ है, और आगे भी सर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अब तक सर की 26 पुस्तकें प्रकाशित हैं, और आगे भी जल्द ही 2-3 पुस्तक और प्रकाशित लाइन में लगी हुई और प्रकाशित होने की संभावना है जल्दी से जल्दी। सर के पास कई सारे रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स और बुक्स चैप्टर्स हैं। सर कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एवं एकेडमिक कमिटियों के मेंबर हैं। और जिस तरह से आप देखते हैं कि सर रिटायरमेंट के बाद ही सर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व डीन रह चुके हैं, और अब रिटायरमेंट के बाद भी सर का पूर्ण योगदान यूनिवर्सिटी के कार्यों में और छात्र कल्याण में देखने को मिलता है। ये बहुत ही काबिले तारीफ है, और हम सबको इससे प्रेरणा मिलती है, हम सब हमेशा ही इससे सीखेंगे। और सर को मैं कुछ भी काम अगर मुझे मेरा फंसता है तो मैं सर को याद करती हूँ। जैसे पिछली बार आप सब, क्योंकि स्टूडेंट नए हैं, नहीं जानते, पिछली बार एआईसीसी 1, एआईसीसी 2
और जीईएस की क्लासेस सर ने खुद कंडक्ट की, कोऑर्डिनेटर रहे सर, और अकेले पूरा कार्यभार संभाला। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि स्टूडेंट अभी क्लास में ज्यादा मैं नहीं समय लूंगी, और सर की क्लास कितनी बेहतरीन होती है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ये क्लास अटेंड करें, और क्लास बेहतरीन होती ही है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सर को उनकी क्लास हैंड ओवर करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद समन्वयक महोदया सुश्री लक्ष्मी कुमारी जी को कि आपने हमारे प्रति जो स्वच्छ और पवित्र भावनाएं हैं उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज के इस वर्ग में जो भी छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं विभिन्न संकायों के, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। आप जितने अच्छे और बेहतर होंगे, आने वाला भारत उतना बेहतर होगा। इसीलिए मेरा प्रयास होता है विषय वस्तु को पढ़ाने के क्रम में आपको प्रभावित करूं। यदि मैं प्रभावित नहीं कर पाता हूं तब मैं समझता हूं कि मैं कुशल शिक्षक नहीं। क्योंकि पूर्व क्लास में भी मैंने एक महान फ्रेंच सोशल साइंटिस्ट एंड फिलोसफर का एग्जाम्पल दिया था, जिनका नाम एमिल दुर्कहैम है। उनकी बड़ी छोटी परिभाषा को मैंने पिछले क्लास में आपको बतलाया था। एजुकेशन इज द सोशलाइजेशन ऑफ द यंगर जनरेशन। शिक्षा युवा पीढ़ी का समाजीकरण है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ हुआ कि आज की जो पीढ़ी हमारे सामने में अभी बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, उनका समाजीकरण ही शिक्षा है। और इस परिभाषा में समाया हुआ है कि इस युवा पीढ़ी का समाजीकरण कौन करेगा? पूर्व की पीढ़ी, जिसमें आपके माता पिता, आपके नातेदार और हम शिक्षक भी शामिल हैं। यदि आज की पीढ़ी बेहतरीन नहीं है या उनमें कमी है तो इसकी जिम्मेदारी आपको नहीं मैं दूंगा, इसकी जिम्मेदारी पूर्व की पीढ़ी को लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने आज की पीढ़ी को उस लायक तैयार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं एक शिक्षक के रूप में हमेशा कोशिश करता हूं कि अपनी जिम्मेदारी को वहन करूं, ताकि आने वाला आप में से कोई ऐसा तैयार हो जो बाद की पीढ़ी को देखे। इसी शुभकामना के साथ मैं वर्ग प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, 30 तारीख 30/5/22 को मेरा यूनिट 4 दिया गया था बतलाने के लिए। वह टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ स्वच्छता एंड इट्स रिलेशन टू मोरल अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी एंड फ्रीडम स्ट्रगल। यानी स्वच्छता की अवधारणा और स्वच्छता का समाज के नैतिक उत्थान से संबंध और स्वतंत्रता संग्राम से संबंध।
हमने पिछले क्लास में आपको बतलाया था बच्चों कि यह टॉपिक 3 खंडों में बटा हुआ है। नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ स्वच्छता, स्वच्छता की अवधारणा, जिसको मैंने पिछले क्लास में 30 तारीख के क्लास में समझा दिया था, स्पष्ट कर दिया था। नेक्स्ट 2 टॉपिक बच गए थे, उसको मैं समाप्त करूंगा और फिर कोऑर्डिनेटर महोदया ने जो आज का क्लास हमें दिया है स्वच्छ भारत अभियान, उसको भी समाप्त करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 10:55 तक आपका क्लास समाप्त कर दूं, क्योंकि 11 बजे समापन सत्र है जिसमें कि माननीय प्रतिकुलपति महोदया जुड़ेंगी। इसीलिए मैं अपना वर्ग में आपको यह स्पष्ट कर दिया कि पहला टॉपिक हो गया था कंसेप्ट ऑफ स्वच्छता, जिसमें मैंने 2 चीजों को बतलाया, स्वच्छता क्या है और फिर बतलाया स्वच्छता की प्रकृति कैसी है। उसमें मैंने आपको बतलाया था कि स्वच्छता एक बृहत अवधारणा है जो शरीर और परिवेश की स्वच्छता के साथ साथ मन, वाणी, विचार, धर्म और यहां तक विज्ञान में भी स्वच्छता की आवश्यकता है। स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण हो गया है वैश्विक स्तर पर कि सोशल साइंस का एक पेपर बन गया है जिसका नाम है स्वच्छता का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन, जो विश्व के कई देशों में इसकी पढ़ाई होती है। अपने विश्वविद्यालय में भी 2016 से स्वच्छता का समाजशास्त्र पढ़ाई होता है और अभी सीबीसीएस सिलेबस में भी इसका समावेश किया गया है। अब इसी से समझ सकते हैं एक पत्र के रूप में इसका इसमें प्रवेश हो चुका है। आज बच्चों मैं शुरू करने जा रहा हूं, आप नोट करें। रिलेशन ऑफ स्वच्छता, रिलेशन ऑफ स्वच्छता टू मोरल अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। हिंदी में समाज के नैतिक उत्थान से, समाज के नैतिक उत्थान से स्वच्छता का संबंध, समाज के नैतिक उत्थान से स्वच्छता का संबंध। क्लियर है टॉपिक, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम आप एक सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा जो नैतिक विकास है उसको उठाने में स्वच्छता की क्या भूमिका है, इसी पर हम प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम हम स्वच्छता के अर्थ को जान लें कि स्वच्छता को जिस तरह हमने पूर्व में स्पष्ट कर दिया है उस परिभाषा को आप ध्यान में रखें और तब फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि नैतिकता क्या है। गौर से आप ध्यान देंगे, मानव का उचित, मान्य एवं पवित्र ऐसा आचरण या व्यवहार जो दूसरों के प्रति विभिन्न परिस्थितियों में होता है, नैतिकता कहलाता है। कहने का मतलब है कि मानव का जो उचित, सही, मान्य या पवित्र व्यवहार है जो दूसरों के संपर्क में हम
संपादित करते हैं, उसे ही नैतिकता कहा जाता है। अब यह दूसरा कौन है, यह दूसरा बहुत व्यापक हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति का अनेक व्यक्तियों के साथ सही, मान्य और पवित्र व्यवहार, फिर एक व्यक्ति का अन्य जीव जंतु के साथ मान्य, सही और पवित्र व्यवहार, और फिर एक व्यक्ति का छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ भी उचित, मान्य और पवित्र व्यवहार। इतना ही नहीं, जिसमें जीवन नहीं है उसके प्रति भी मान्य, सही और पवित्र व्यवहार। सरल शब्दों में जैविक और अजैविक दोनों तत्वों के साथ यदि मानव का सही, उचित और पवित्र व्यवहार होता है तो उसे ही नैतिकता कहते हैं। अब गौर से देखिएगा, नैतिकता के 3 स्तर हैं, नोट कर लें। नंबर 1, पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री मोरल स्टेज। जन्म के समय बालक न तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, वह सिर्फ स्व केंद्रित होता है। लेकिन परिवार, नातेदार के संपर्क में वह प्रशंसा, निंदा, दंड, पुरस्कार के रूप में नैतिकता को प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर नैतिकता का बोध प्री मोरल स्टेज के नाम से जाना जाता है। जैसे बच्चों को हम बोलते हैं कि अभी जून के समय में धूप बाहर है, बाहर मत जाओ, लू लग जाएगा, और वह मान लेता है, नैतिक व्यवहार हुआ। नहीं मानता है तो सोशलाइजेशन के द्वारा हम उसे, मां कहती है कि नहीं, हम आपसे बात नहीं करते। बच्चा सोचता है क्यों नहीं बात कीजिएगा, मैंने आपको कहा धूप में नहीं जाने के लिए, आपने चला गया। इतना मात्र से बच्चा नियंत्रित हो जाता है और दूसरे दिन वह धूप में नहीं जाता है। और ये छोटी छोटी बातें नैतिकता को आगे की ओर ले जाता है। बच्चों, यहां पर मुझे एक किताब का नाम याद आता है कि आप लोग पढ़ेंगे इस किताब को, महात्मा गांधी का है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के प्रयोग। तो बहुत अच्छा आपको उदाहरण उस पर मिल जाएंगे। दूसरा स्टेज नोट करें, भूमिका निर्वहन का स्तर। भूमिका निर्वहन का स्तर यानी स्टेज ऑफ रोल परफॉर्मिंग। कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, आप अपना स्क्रीन शेयर बंद करें, प्रेजेंट करना बंद करें। स्टेज ऑफ रोल परफॉर्मिंग। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब वह समाज के मूल्यों और प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार करना सीखना शुरू कर देता है। जो ही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, मूल्यों और प्रतिमानों। अब प्रश्न उठता है कि मूल्य क्या है? सीधी इसकी परिभाषा है, मैंने शुरू की क्लास में बताया था, अवधारणाओं का खजाना बना लीजिए आप, आधा काम हो जाएगा पढ़ाई का। सामाजिक मूल्य क्या है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छा या लक्ष्य सामाजिक मूल्य है। यदि हमारा लक्ष्य या हमारा स्वार्थ
समाज द्वारा निर्धारित नहीं है, मान्य नहीं है, तो वह सामाजिक मूल्य नहीं है। और सामाजिक प्रतिमान का अर्थ होता है समाज द्वारा मान्य व्यवहार का ढंग। हम क्या करें क्या नहीं करें समाज तय कर दिया है। जैसे खाने के पहले साबुन से हाथ साफ कर लेना चाहिए, और ऐसा हम करने लगे हैं, तो इसको कहते हैं सामाजिक प्रतिमान, सोशल नॉर्म्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लूप्रिंट्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की रूपरेखाएं। दूसरे स्तर पर बच्चा इसको प्राप्त करना शुरू कर देता है। तीसरा स्टेज, स्वयं स्वीकृत नैतिक स्तर। स्वयं स्वीकृत नैतिक स्तर, सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल स्टेज। सेल्फ सर एक्सेप्टेड, रिपीट करें। इस स्तर पर व्यक्ति अंतरात्मा, सर 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 रिपीट करें एक बार। तीसरा पॉइंट हुआ बेटा स्वयं स्वीकृत नैतिक स्तर। स्वयं जी सर, इसका इंग्लिश। स्वीकृत नैतिक स्तर। आप क्लास को बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। सर ऑलरेडी बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, आपका स्पीड अपना सुधारिए। इस स्तर पर और व्यक्ति, बार बार आप लोग डिस्टर्ब करेंगे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। इस स्तर पर व्यक्ति अंतरात्मा और दूसरों के अधिकारों के सम्मान के क्रम में व्यवहार करता है। क्लियर हुआ? इस स्तर पर जब हम आप पहुंच जाते हैं, सेल्फ कॉन्साइंस, अंतरात्मा और दूसरों के अधिकार के प्रति को ध्यान में रखकर व्यवहार करना सीख जाता है। अभी देखिए ना, मैं अवकाश ग्रहण कर चुका हूं, लेकिन मैं अपने को हर पल यह महसूस करता हूं, मेरी कॉन्साइंस कहता है, मेरा अंतरात्मा कहता है कि आपका जो अधिकार है पढ़ने का, उसके प्रति मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं मानव हूं और मानव के रूप में मैंने शिक्षक के जीवन को 42 साल 1 महीना 22 दिन जिया है। तो हमारी जवाबदेही बनती है कि हम आपके अधिकारों का ख्याल करें। देखिए नैतिकता कितना व्यापक है, वो हर पल हर क्षण आपको इस प्रकार बांधे रहता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे नैतिकता क्या है और उसके 3 स्तर कौन कौन से हैं। अब मैं नैतिकता के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण बात को और बताऊंगा, आप नोट करें। फ्रेंच समाज दार्शनिक एमिल दुर्खैम ने मोरल एजुकेशन नामक पुस्तक में नैतिकता के 3 तत्व बतलाए हैं। नैतिकता के 3 तत्व बतलाए हैं। नंबर 1, स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। नंबर 1, स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की भावना। बहुत सरल अर्थ है इसका, स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन का। हमारे पास जो बोध है, जो पहले क्लास में हम बोले थे, बोध, शोध और अमल। तो हमारे पास जो बोध है उसको व्यवहार में ले आइए, यही हो गया स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। हम जानते हैं कि बूढ़े माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है।
अब इस बोध का क्या मतलब? लेकिन जिस रोज हम आप यह समझ लेंगे कि नहीं, वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं जाने देंगे, उस रोज वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा। यही हो गया स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। दूसरा, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग की भावना। अद्भुत एमिल दुर्खैम का मैं कायल हूं। यदि बच्चों आप इसको अमल करके देखें, आप विशिष्ट बन जाएंगे। दूसरों के लिए जीने की जो आदत है वही है स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। आप मित्र के लिए जीने की प्रवृत्ति डेवलप कीजिए। आप पड़ोसी के प्रति जीने की प्रवृत्ति डेवलप कीजिए। आप राष्ट्र के प्रति जीने की प्रवृत्ति डेवलप कीजिए। नैतिकता अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप सैक्रिफाइस करते हैं, हम आप करते हैं, तो थोड़ा करते हैं, उसको विस्तृत करने की जरूरत है। मोरालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना मतलब अपने आप पर निर्भर होना। बच्चों, आपके भविष्य को दूसरा कोई नहीं बना सकता, सिर्फ आप अपने भविष्य को बना सकते हैं। दूसरा सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है। इसके लिए कंसेप्ट ऑफ सेल्फ लव को विकसित करना होगा। अपने आप से प्यार करना सीखें। जब अपने आप से प्यार करने लगिएगा, तब अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। और यह जब डेवलप करेगा तो आपका नैतिकता अपने आप बढ़ जाएगा। इस प्रकार कम शब्दों में, कम समयों में मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि नैतिकता कितनी बृहद, कितना विशद और कितनी आसान प्रक्रिया है। मैं इजी प्रोसेस मानता हूं इसको। यदि घर में 2 लड्डू है और 4 भाई बहन हैं या 4 मेंबर हैं, अपने आप कहिए छोटों को या बड़ों को, नहीं आप खाइए ना, हमें तो हमेशा खाता हूं। यहीं से शुरू कीजिए, मोरालिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। स्वार्थ दबता चला जाएगा, परमार्थ की ओर बढ़ जाएंगे। और जब नैतिकता का डेवलपमेंट होगा तो अपने आप औरों से अलग दिखेंगे। नैतिकता स्पष्ट हो गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इस नैतिकता के विकास में जो टॉपिक है मेरा, स्वच्छता का क्या संबंध है। ये जो सैनिटेशन वर्ड है, यह नैतिकता को कैसे डेवलप करता है, अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि स्वच्छता की परिभाषा को आपने देख लिया। जो उचित है, जो सही है, जो मान्य है, वही नैतिकता है। और ये सब के सब पवित्र हैं, सत्य हैं, और ये सब के सब आपके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे। तो स्वच्छता की जो अवधारणा है, जो
शरीर और परिवेश के स्वच्छता से लेकर मन, वाणी, कर्म, धर्म और विज्ञान तक में स्वच्छता का होना तो स्वाभाविक है। जब हम इतने स्वच्छ हो जाएंगे तो हमारा मोरल अपग्रेडेशन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम कुछ बिंदुओं के द्वारा आपको समझाएंगे कि समाज के नैतिक उत्थान में स्वच्छता की भूमिका। नोट कर लीजिए, समाज के नैतिक उत्थान में स्वच्छता की भूमिका। पहला पॉइंट, वैचारिक बदलाव। वैचारिक बदलाव, आइडियोलॉजिकल चेंज। आइडियोलॉजिकल चेंज। अब देखिए ना, स्वच्छता ने कैसे हमारे विचार को परिवर्तित किया है। पहले हमारे विचार में यह धारणा बैठी हुई थी कि शौचालय जो है वो आंगन में कैसे होगा, शौचालय तो घर से बाहर होगा, घर में तो आंगन में तुलसी चौड़ा होगा। यह हमारे दिमाग में बैठा हुआ था। लेकिन स्वच्छता के कंसेप्ट ने से जब हम अवगत होने लगे तब हमने सोचा कि नहीं, शौचालय की अवस्था घर के भीतर है, आंगन के भीतर है। वो हमारे प्रतिष्ठा, हमारी सभ्यता, हमारी बुराइयों पर अंकुश लगाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, खुले में शौच होने के कारण कितने तरह की बीमारियां होती है। आए दिन आप सुनते होंगे न्यूज में कि लड़कियां, औरतें खुले में शौच के लिए गई, बलात्कार का शिकार हो गई। अब देखिए, हमने गंदगी के कारण कुछ समस्याओं को ले लिया, लेकिन जब से हमारा विचार परिवर्तित हुआ, स्वच्छता ने बदलाव किया, अब आंगन में शौचालय की धारणा विकसित होने लगी। इस प्रकार स्वच्छता ने सर्वप्रथम हमारे विचार को परिवर्तित किया है। दूसरा, सामाजिक मूल्य और प्रतिमान के रूप में, सामाजिक मूल्य और प्रतिमान के रूप में, अभी जस्ट हमने सामाजिक मूल्य और प्रतिमान की परिभाषा आपको बतलाया था। यदि आप गौर से देखेंगे, स्वच्छता वर्तमान में सामाजिक मूल्य और प्रतिमान का हिस्सा बन गया है। एक समय था कि स्वच्छता को हम बड़े लोगों की चीजें समझते थे। साफ कपड़ा पहनना, साफ घर रखना, परिवेश का साफ होना, ये बड़े लोगों का काम है, धनी लोगों का काम है। लेकिन आज हमारे मूल्य और प्रतिमान में इसने बदलाव ला दिया। कहा कि नहीं, यह आम लोगों का चीज है, हर एक व्यक्ति का चीज है, हर एक व्यक्ति को इससे जोड़ना होगा। और इस क्रम में समाज द्वारा जो निर्धारित हमारी इच्छाएं थी, हमारे स्वार्थ थे, उसमें स्वच्छता का प्रवेश हो गया। अब आज स्वच्छता मूल्य और प्रतिमान के रूप में ब्लूप्रिंट ऑफ बिहेवियर बन गया। यदि आप कहीं जाते हैं खाना खाने के लिए और यदि आप खाने के पहले साबुन से हाथ साफ नहीं करते हैं, स्वयं आपको बुरा लगेगा, क्योंकि यह ब्लूप्रिंट ऑफ बिहेवियर हो गया है। इस प्रकार स्वच्छता ने जो कभी ब्लू मूल्य और प्रतिमान के रूप में परंपरा था, अपनी जाति में शादी करना था, छुआछूत को मानना था, मैंने इन चीजों को था, स्वच्छता ने इन सारी चीजों को बदल दिया। कहा कि नहीं, ये छुआछूत जो है ये स्वच्छता के विरुद्ध है। यदि आप स्वच्छता में विश्वास करते हैं तो मन, वचन और कर्म के स्तर पर स्वच्छ होना होगा। तो जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग आदि से उठना होगा।
और ये चीजें आज वर्तमान में समाज के मूल्य और प्रतिमान बन गए हैं। तीसरा पॉइंट, उच्चतर स्वास्थ्य व्यवहार। उच्चतर स्वास्थ्य व्यवहार, जिसको हम एडवांस हेल्थ बिहेवियर कहेंगे। अब देखिए ना, यह कैसे उच्चतर स्वास्थ्य व्यवहार बन गया है। यदि आप ध्यान से देखेंगे, स्वच्छता का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। स्वास्थ्य की आधुनिक नैतिक परिभाषा में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन चारों क्षेत्रों में स्वस्थ होने की प्रक्रिया से है। शारीरिक रूप से स्वस्थता में पांचों ज्ञानेंद्रियां सामान्य होती हैं। मानसिक स्वच्छता में व्यक्तित्व की पूर्णता और क्रियाशीलता संतुलित होती है। सामाजिक स्वस्थता में संगठनकारी प्रक्रियाएं, सहयोग, समायोजन एवं सात्मीकरण आदि से जुड़ा होना होता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य में अपने आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास व सम्मान के साथ अन्य धर्मों के मानने वालों के प्रति सम्मान का भाव होता है। अब गौर से देखिए कि स्वच्छता ने स्वास्थ्य की परिभाषा को कितना विशाल कर दिया है। केवल शारीरिक स्वस्थता नहीं, फिजिकल हेल्थ नहीं, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड रिलीजियस हेल्थ। अब स्वास्थ्य में शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ इनका प्रवेश हो गया है स्वच्छता के कारण। चौथा पॉइंट, समानता की भावना, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी। स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, गौर से आप देखेंगे तो स्वच्छता ने समानता के भाव को विकसित किया है। देखिए, नैतिकता का जो काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है इक्वालिटी। सबको सभी स्तर पर जीने का समान अवसर होना चाहिए। यही सिंपल सरल परिभाषा है समानता की। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि से उठकर समानता के भाव को स्वच्छता ने विकसित किया है। अब कहिएगा कैसे? पहले स्वच्छता की जिम्मेदारी निम्न जाति के व्यक्तियों के जिम्मे, मेहतर के जिम्मे था, लेकिन आज स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल निम्न जातियों के हाथ में नहीं है। ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमियार जो अपने को उच्च जाति के कहते हैं, वे स्वयं अपने बाथरूम को हार्पिक डालकर ब्रश से साफ करते हैं। देखिए स्वच्छता किस तरह जो जाति पर आधारित था समानता की ओर बढ़ गया। घर में सफाई की जिम्मेदारी औरतों की थी। आज के 21वीं शताब्दी में वाइफ हस्बैंड दोनों मिलकर सफाई को रखते हैं। यदि आप ग्लोबल रूप में देखेंगे, अब यह लिंग पर आधारित नहीं है। इस प्रकार स्वच्छता ने समानता को इस ढंग से लागू किया है। शिशिर सिन्हा बहुत सुंदर कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने झाड़ू क्या पकड़ा,
झाड़ू के तो दिन बुहड़ गए। अब झाड़ू अब प्रतिष्ठा का द्योतक नहीं है, अब प्रतिष्ठा का द्योतक बन गया है। यदि हम अपने घर के सामने में सड़क झाड़ते हुए आपको दिखाई दे दें तो आप तुरंत कहिएगा, हे सर केवल क्लासरूम में नहीं पढ़ाते हैं, व्यवहार में भी देखेंगे। रोज गए तो नाला को साफ कर रहे थे, जो किसी जमाने में इसको खराब माना जाता था। अब देखिए इक्वालिटी कैसे डेवलप किया है। तो इस प्रकार स्वच्छता ने नैतिक विकास के क्रम में इस प्रकार समानता को उत्पन्न कर दिया है, जिससे हमारा नैतिक उत्थान होता चला जा रहा है। अब झाड़ू व्यक्ति के हाथ में होना प्रतिष्ठा सूचक हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट कैमा होगा? 5वां समानुभूति या परानुभूति। ये शब्द 21वीं शताब्दी का काफी महत्वपूर्ण शब्द बन गया है। समानुभूति या परानुभूति, जिसको अंग्रेजी में इम्पैथी कहते हैं। स्वच्छता ने सहानुभूति के स्थान पर समानुभूति को उत्पन्न किया है। सहानुभूति सिंपैथी में क्या है? सिंपैथी में आपको क्या है? घमंड है, अहंग है कि हम इस पर दया कर रहे हैं। लेकिन इम्पैथी में घमंड अहंग नहीं है। इम्पैथी का शाब्दिक अर्थ होता है कि अपने आप को दूसरों की स्थिति में रखने की प्रक्रिया। जब आप गंदी बस्ती में जाएं और वहां के लोगों के जीवन को देखें, श्रम एरिया के लोगों को, वह आपको विवश करेगा, अरे बाप कैसी जीता है इसमें। आप उसमें रख कर देखिए। जब आप उसको अपने आप को उसमें रख कर देखिएगा तो उसके प्रति कुछ करने का आपको भावना उत्पन्न होगी। इस स्वच्छता ने परानुभूति यानी समानुभूति की प्रक्रिया को उत्पन्न कर नैतिकता को विकसित किया है। बच्चों आप जान लें, मॉडर्नाइजेशन एक कंसेप्ट है, आधुनिकीकरण। उसकी अब यह एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है समानुभूति, और स्वच्छता इसको मजबूती प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट 6, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता। दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, सस्टेनेबल कमिटमेंट। अब देखिए, स्वच्छता ने दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की धारणा को विकसित किया है। हम दीर्घकालीन विकास की परिभाषा हमने 21 तारीख के क्लास में बतलाया था, जो सिर्फ वर्तमान की बात नहीं करता है, वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य के विकास की बात करता है। उसी दीर्घकालीन विकास का हिस्सा दीर्घकालिक प्रतिबद्धता नैतिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे स्वच्छता ने मजबूती प्रदान किया है। आज के समाज में स्वच्छता के कारण हर व्यक्ति यह महसूस करने लगे हैं कि यदि हम बाद की पीढ़ी को मजबूती प्रदान नहीं करेंगे, सिर्फ आज की पीढ़ी पर ध्यान देंगे, तो हमारा समाज उन्नत की ओर नहीं जा सकता है। इस प्रकार स्वच्छता ने नैतिक मूल्यों में आने वाले कल के प्रति व्यक्ति को सचेष्ट बना दिया है। 7वां और अंतिम,
नैतिक मूल्यों, मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यू। बच्चों, स्वच्छता की धारणा नैतिकता को विकसित करने में नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत है, और यह नैतिक मूल्य 5 खंडों में बटा हुआ है। सत्य, अहिंसा, धर्मपरायणता, शांति और प्रेम। स्वच्छता ने सत्य के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, धर्मपरायणता के माध्यम से, शांति के माध्यम से और प्रेम के माध्यम से नैतिक मूल्यों को इतना विशाल बना दिया है कि यदि आप इसको मानना शुरू कर दीजिए तो आप अपने आप को परिवर्तित महसूस करेंगे। इनके नैतिक मूल्य इतने विशाल है, यदि उनको बतलाने लगूं तो 2-4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं केवल नाम गिना देता हूं, आप ध्यान से सुनते जाएंगे, तब देखेंगे कि स्वच्छता ने इस नैतिक मूल्यों को बढ़ाने में कहां कहां योगदान दिया है। जैसे मैं पहला सत्य की बात करूं, सत्य क्या है? कोई आपको पूछ दे सत्य क्या है? सोच, वाणी और व्यवहार के स्तर पर पवित्र होने की प्रक्रिया सत्य है। यदि सोच के स्तर पर, भाषा के स्तर पर और कर्म के स्तर पर आप पवित्र हैं, यही सत्य है। अब सत्य के बहुत सारे मूल्य हैं, केवल नाम सुनते जाइएगा, जिसको सब वैल्यूज ऑफ ट्रुथ कहा जाता है। नंबर 1 जिज्ञासा, नंबर 2 समानता, नंबर 3 ईमानदारी, नंबर 4 सच्चाई, नंबर 5 अंतःप्रेरणा, नंबर 6 आशावादी, नंबर 7 ज्ञान के लिए खोज, नंबर 8 तर्क, नंबर 9 स्वच्छ विश्लेषण, नंबर 10 खोज की भावना, 11 संवाद, 12 सत्यता। ये सब के सब जो 12 हम बतलाए हैं, सब वैल्यूज ऑफ ट्रुथ है। अब दूसरा बिंदु पर आइए। नैतिक मूल्य का दूसरा क्या है? अहिंसा। अब अहिंसा क्या है? किसी रूप में किसी को कष्ट न देना अहिंसा है। किसी रूप में किसी को कष्ट न देना अहिंसा है। मन के स्तर पर भी किसी को कष्ट न देना, वाणी के स्तर पर किसी को कष्ट न देना और कर्म के स्तर पर किसी को कष्ट न देना अहिंसा है। अब सब वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के भी बहुत से उपस्तर है। नंबर 1 करुणा, नंबर 2 दूसरों का हित, नंबर 3 दूसरों के प्रति ख्याल, नंबर 4 सहयोग, नंबर 5 क्षमाशीलता, 6 उत्तम व्यवहार, 7 निष्ठा, 8 सार्वभौम प्रेम यूनिवर्सल लव, 9 किसी को चोट पहुंचाने की अनिच्छा, 10 अन्य संस्कृतियों का आदर करना, 11 भ्रातृत्व भाव, 12 नागरिकता, 13 समानता, 14
राष्ट्रीय चेतना। 15 संपत्ति के प्रति आदर। नेक्स्ट दूसरों की सेवा। नेक्स्ट सामाजिक न्याय। नेक्स्ट एकता। ये सब के सब अहिंसा के उपमूल्य हैं, सत्य और अहिंसा। तीसरा पर हम लोग आ जाए, धर्म परायणता। धर्म परायणता धर्मनिरपेक्ष भाव से समानता का सम्मान धर्म परायणता है। धर्मनिरपेक्ष भाव से सबके प्रति सम्मान धर्मनिरपेक्षता है। हिंदू मंदिर जाए, कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन मस्जिद जाने वाले, गिरजाघर जाने वाले के प्रति भी सम्मान का भाव रखें। मुस्लिम मस्जिद जाए, कहीं विवाद नहीं है, लेकिन हिंदू के प्रति, ईसाई के प्रति सम्मान का भाव रखें। यही धर्म परायणता है। और स्वच्छता की यह मूलभूत आधार है। सम्मान भाव से सभी के प्रति स्वच्छ व्यवहार। इसके उपमूल्य हैं सब वैल्यूज। 1 स्वच्छता, 2 संतोष, 3 साहस, 4 विश्वसनीयता, 5 कर्तव्य, 6 नैतिकता, 7 कृतज्ञता, 8 उद्देश्य, 9 उत्तम व्यवहार, 10 स्वस्थ जीवन यापन, 11 सहायता करना, 12 उद्यमी होने का मूल्य, 13 नेतृत्व, 14 निरंतरता, 15 समय का उपयोग, 16 प्रसाधनशीलता, 17 सम्मान करना, 18 उत्तरदायित्व की भावना, 19 न्याय, 20 त्याग, 21 आत्मविश्वास, 22 आत्मनिर्भरता, 23 सादगी। ये सब के सब धर्म परायणता हैं और स्वच्छता से ओतप्रोत है। सत्य, अहिंसा, धर्म परायणता नैतिक मूल्य के 3 बिंदु थे। चौथा पर आप आ जाइए, पीस, जिसको हम शांति कहते हैं। कोई पूछ शांति है क्या? व्हाट इज पीस? सबसे पहले इसको आप जान लें। खुशहाल अर्थपूर्ण जीवन का स्तर शांति है। खुशहाल अर्थपूर्ण जीवन का स्तर शांति है। Where there is happiness, where there is meaningful life, there is peace. कहने का मतलब है प्रसन्नता और अर्थपूर्ण जीवन का होना शांति का प्रतीक है। इसके उपस्तर हैं 1 सावधानी, 2 शांत, 3 ध्यानशीलता, 4 गरिमा, 5 धारणशीलता, 6 अनुशासन, 7 सहनशीलता, 8 ध्यान केंद्रीयकरण, 9 प्रसन्नता, 10 ईमानदारी। ये शांति के प्रतीक है। अब लास्ट, प्रेम वह आंतरिक शक्ति है जो सत्य और सभ्यता की रक्षा करता है। अब देखिए कितनी सरल सुंदर परिभाषा है सत्य की, और यह परिभाषा स्वच्छता ने प्रदान किया है। प्रेम क्या है? आंतरिक शक्ति है
जो सत्य है और जो सभ्यता का प्रतीक है, उसको वो उजागर करता है। कहने का मतलब प्रेम का होना सत्य का होना है, प्रेम का होना, और इस प्रकार इसके उपमूल्य हैं। नंबर 1 देखभाल, नंबर 2 पूर्णता, नंबर 3 समर्पण, नंबर 4 भक्ति, नंबर 5 मित्रता, नंबर 6 क्षमा, नंबर 7 उदारता, नंबर 8 सहायता करना, नंबर 9 आंतरिक शांति, नंबर 10 प्रसन्नता, नंबर 11 दया, नंबर 12 धैर्य, नंबर 13 बांटना, नंबर 14 विश्वास पात्रता, नंबर 15 सहानुभूति, नंबर 16 सहनशीलता। ये सब के सब प्रेम के प्रतीक हैं। जब मैं आपको अपने ज्ञान को अभी बांट रहा हूं आपके बीच, तो मुझे लगता है कि मैं आपको बेहद प्रेम करता हूं। ईश्वर की अमूल्य रचना जो हमारे सामने में हमारी आंखें देख रही है कि 76 बच्चे हमारे सामने में हैं, मैं समझता हूं वह ईश्वर की अमूल्य रचना है जिसे मैं बेहद प्रेम कर रहा हूं और अपने ज्ञान को उनमें बांट रहा हूं। इस प्रकार स्वच्छता ने समाज के नैतिक मूल्यों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया है। बच्चों, अब इस टॉपिक के थर्ड पार्ट पर हम लोग आ जाएं। रिलेशन ऑफ स्वच्छता टू फ्रीडम स्ट्रगल। रिलेशन ऑफ स्वच्छता टू फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम से स्वच्छता का संबंध। स्वतंत्रता संग्राम से स्वच्छता का संबंध। बच्चों, आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, स्नातकोत्तर के छात्र हैं। आप में सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और व्यवहार में उसको लाने की क्षमता आम युवाओं से विशिष्ट है। आप ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार स्वच्छता जैसी धारणा स्वतंत्रता संग्राम को कितना पवित्र बना दिया और किस प्रकार गौतम बुद्धा के उस फिलॉसफी को, सत्य और अहिंसा को, प्रेम को किस तरह स्वतंत्रता संग्राम में लगे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि जैसे, भीमराव अंबेडकर आदि जैसे लोगों ने किस प्रकार, एनी बेसेंट, किस प्रकार इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में स्वच्छता को यूज किया है और किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम को वह पवित्र बनाने का प्रयास किया है। यदि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को आप बच्चों देखें, जैसे किसी चीज का बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि, तो स्वतंत्रता संग्राम का पृष्ठभूमि को आप देखें तो वह लक्ष्मीबाई और बाबू कुंवर सिंह से प्रारंभ होता है और 1947 में हमारे हाथ में आता है। 90 वर्ष का इतिहास है। और यदि आप बिना किसी पक्षपात के, विज्ञान का शर्त है ऑब्जेक्टिविटी, आप किसी चीज की व्याख्या करें तो पूर्व धारणा पर मत करें, जो आप स्वयं देखें और वर्णन करें वही ऑब्जेक्टिविटी है।
इस रूप में आप देखें तो स्वच्छता ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया है। उसको हम कुछ बिंदुओं के सहारे समझाएंगे। नंबर 1, साध्य और साधन। साध्य और साधन, एम्स एंड मीन्स। साध्य और साधन, एम्स एंड मीन्स। लक्ष्य क्या है और उसका साधन क्या है, इसी से और इस पर स्वच्छता का कैसे प्रभाव है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्रता साध्य या लक्ष्य है जो अपने आप में स्वच्छ एवं पवित्र है। इसे महात्मा गांधी ने ये कहा, जिसे वे ईश्वर की तरह पूजते, लिहाजा उन्होंने स्वच्छता की तुलना ईश्वर भक्ति से की। स्वतंत्रता जैसी स्वच्छ लक्ष्य की प्राप्ति के साधन का स्वच्छ होना अनिवार्य है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में स्वच्छता का मार्ग अपनाया गया, जो अहिंसा था। मन, वचन एवं कर्म के स्तर पर किसी प्रकार के हिंसा नहीं करना रहा। स्वतंत्रता सेनानियों का एक बड़े हिस्से का मानना था कि हिंसा के आधार पर पाई गई स्वतंत्रता स्वच्छ नहीं होगी। यही कारण है कि आज भी भारत के लक्ष्य का साधन स्वच्छता है। मतलब लक्ष्य यदि आपका पवित्र है तो साधन को भी पवित्र बनाना होगा, स्वच्छ बनाना होगा, तभी वह लक्ष्य की ब्यूटी है। यदि आपको स्नातकोत्तर की उपाधि लेनी है तो उसके साधन को पवित्र बनाना होगा, मन से पढ़ना होगा, किताब से दोस्ती करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे, कंसेप्ट को समझने होंगे, तब आप उसको प्राप्त कीजिएगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता को लक्ष्य माना गया और उसके प्राप्त करने का तरीका, साधन को स्वच्छ बनाया गया। और वह स्वच्छ साधन क्या था? अहिंसा। पॉइंट। स्पर्श भावना, टचेबिलिटी। स्पर्श भावना, टचेबिलिटी। इसका मतलब हुआ कि हम अपने मन, वचन और कर्म के स्तर पर किसी के अंतरात्मा को स्पर्श करने की भावना, छूने की भावना, इसको कहा जाता है टचेबिलिटी। समझ गए? यानी स्पर्श भावना, अस्पृश्यता नहीं, अनटचेबिलिटी नहीं। जो उच्च जातियों के लोगों ने निम्न जातियों के लोगों के साथ किया, वो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है। यहां पर कहता है कि नहीं, आप सबके सब पृथ्वी पर मानव हो, चाहे वो विश्व के किसी कोना पर, पृथ्वी एक है और पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव जंतु, जैव अजैव एक है और हर एक के प्रति आप में स्पर्श भावना होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में इस चीज को स्वच्छता ने स्थापित करने का प्रयास किया। यही कारण था कि आप देखें, भारत की आजादी के पूर्व
जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, शिक्षा, धन, दौलत आदि से हटकर सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता प्राप्त करने की चेष्टा की और हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। यही कारण है कि आज भी भारत की आत्मा टचेबिलिटी बना हुआ है। जब तक शिक्षक छात्रों को जागृत नहीं करेंगे, जब तक चिकित्सक मरीज को जागृत नहीं करेंगे, जब तक नेता अपने अनुयायियों को, अपने जनता जनार्दन को स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक पवित्रता की धारणा नहीं हो सकती। और स्वतंत्रता में इसको उस समय में लोगों ने स्थापित किया। इसलिए कहा जाता है कि स्वच्छता का स्वतंत्रता संग्राम से कितना महत्वपूर्ण संबंध है, इसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक अनुशासन, पॉलिटिकल डिसिप्लिन। उस समय में स्वतंत्रता की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, अंग्रेजों को यहां से जाने के लिए विवश किया जा रहा था। उस समय अटेंडेंस का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, मुझे प्लीज बताएंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या बोले, क्या बोल रहे हैं? आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर, कंटिन्यू कीजिए आप। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि स्वच्छता ने राजनीतिक अनुशासन का हिस्सा बना और उस समय में जो जो स्वतंत्रता संग्राम में थे, उन लोगों ने के साथ यह धारणा थी कि शौचालय की सफाई स्वयं करेंगे, अपने वस्त्र, बिछावन, अपने परिवेश की सफाई स्वयं व्यक्ति करेंगे। उस समय में खुले में शौच जाने की प्रचलन था, इंस्ट्रक्शन था हाथ में खुरपी लेकर जाएंगे और जहां आप मलमूत्र त्याग करेंगे वहां गड्ढा बनाएंगे, मलमूत्र को त्याग करेंगे और फिर उसको कवर कर देंगे ताकि वातावरण प्रदूषित न हो सके। अब सोच लीजिए स्वच्छता किस तरह राजनीतिक अनुशासन का हिस्सा था स्वतंत्रता संग्राम। चौथा, स्वराज्य। स्वराज्य, स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ होता है अपने आप पर स्वयं नियंत्रित रखकर नियम कानूनों का पालन करना, किसी के दबाव में नहीं। 9:30 से हमारा वर्ग है तो 9:30 के पहले बैठ जाए, यही है स्वराज्य का धारणा। राह चलते लोगों को हम कष्ट न पहुंचाएं, नियम का पालन करें, यही है स्वराज्य की धारणा। मैं गांधी जी की एक बात आपको पढ़ के सुनाता हूं। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा है कि स्वराज्य पवित्र एवं वैश्विक धारणा है जिसका अभिप्राय स्वशासन एवं आत्मनियंत्रण से है। इस रूप में गंदगी न फैलाना एवं वस्तुओं का अपव्यय न करना आत्मनियंत्रण का मामला बनता है। स्वराज्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक इंसानों का जीवन मन, वचन और कर्म के स्तर पर आत्मनियंत्रित न हो। अब देख लीजिए
स्वच्छता की धारणा जिसकी चर्चा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा है कि यदि हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक हम स्वराज्य की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे समाज में गौर से देखिएगा, हर व्यक्ति दूसरे को चोर कहता है, तो ईमानदार कौन है? हर व्यक्ति अपने को ईमानदार कहता है, तो चोर कौन है? बड़ा विडंबना है समाज में। इसीलिए अपने आप पर नियंत्रण रखना ही स्वराज्य है। हम दूसरों की ओर ना जाएं, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को समझें, तभी हम स्वराज्य की कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट, सभ्यता का आधार। सभ्यता का आधार, बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन। दरअसल जो विकास मूल्य भारित होता है, वैल्यू लैडन, जो विकास मूल्य भारित होता है, मूल्य पर आधारित होता है और जिसमें सबों की कल्याण समाहित होती है, अधिकांश की सिर्फ नहीं, सबों की, हर एक की, यहां तक कि जो अपाहिज है, जो बीमार है, उसकी भी धारणा उसमें समाहित होती है। यानी ह्यूमन डिग्निटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे समाज को सभ्य समाज कहा जाता है। एक आपके घर में काम करने वाली दाई जो है, मेड सर्वेंट, उसकी भी ह्यूमन डिग्निटी की उतना ही कद्र है जितना कि वर्ग में पढ़ाने वाले एक शिक्षक का है, अस्पताल में एक चिकित्सक का है या एक राजनेता का है। यही ह्यूमन डिग्निटी है। हर एक व्यक्ति की अपनी गरिमा है और यही सभ्यता है। स्वच्छता ने इस ह्यूमन डिग्निटी को स्वतंत्रता संग्राम में स्थापित किया। आप देखेंगे जब हम इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान, अभी हमारे पास समय है, उसको समाप्त करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे किस तरह उसकी धारणा इतनी विशाल है जिसमें कि पूरे विश्व की कायनात उसमें समाया हुआ है। अब देखिए ना, योग साइंस जो है, जिसकी पढ़ाई आपको सेकेंड सेमेस्टर में होगा, जिसे हमारे राजनीतिज्ञों ने, हमारे राजनीति की सोच ने वैश्विक बना दिया। आज क्या है जो पहले सिर्फ भारत के ऋषि मुनियों तक सीमित था, इस प्रकार स्वच्छता ने हमारे जीवन शैली के जुड़े जितने भी क्रियाकलाप हैं उसको यथासंभव स्वतंत्रता संग्राम में पवित्र बनाने का प्रयास किया है। इस रूप में स्वच्छता मूल्यपरक यानी वैल्यू लैडन प्रक्रिया है जो अपेक्षित दिशा में बदलाव को संभव बनाता है। समतापूर्ण विकास इसका लक्ष्य है, जो स्वतंत्रता संग्राम में महती भूमिका में रहा। आज इसे आदत में स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि स्वच्छता से प्रेममय पर्यावरण की रचना की जा सके। इस प्रकार आपका यह टॉपिक आज समाप्त हो गया। अब हम लोग समय को न बर्बाद करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएं, जो उसका हेडिंग है, नोट करें, स्वच्छ भारत अभियान।
क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन। यह जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145वीं जन्म दिवस के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया और यह प्रोग्राम पंचवर्षीय था, यानी 2 अक्टूबर 2019 को इसका कार्यकाल समाप्त माना जाना था। समाप्त भी हो गया। गांधी जी का 150वां दिवस के अवसर पर उस समय के राजनीतिक कार्यावली, जिसको पॉलिटिकल एजेंडा कहेंगे, उसमें महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया कि आने वाला जो भारत होगा 2019, उसमें हम भारत से गंदगी को मुक्त कर देंगे। दरअसल गांधी जी भारत का जब भ्रमण किए आजादी के पूर्व, तो उन्होंने पाया कि भारत बहुत गंदा है, लोगों का जीवन शैली बहुत खराब है, क्योंकि वो स्वयं इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास करके आए थे और उस समय में वहां का कल्चर बहुत ही साफ सुथरा है। इसका प्रभाव था उनके शिक्षा दीक्षा पर, नेहरू जी का भी प्रभाव था, भीमराव अंबेडकर पर भी प्रभाव था, ये लोग वहीं से पढ़ लिख कर आए थे। और महात्मा गांधी तो यहां तक देखे, जब बनारस वो गए, बनारस की जो गंदी स्थिति देखे, तो उनको बहुत माने बीएचयू में जब वो भाषण दे रहे थे, तो वो बनारस की चर्चा की, इतना पवित्र नगरी और अपवित्र बना हुआ है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जब एमपी के रूप में बनारस का चुनाव किया, तो वो बनारस को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं, काफी सफलता उसमें उन्होंने प्राप्त की है। तो यह इनका मेन ड्रीम था और वह कार्यक्रम जो चला, सच पूछा जाए तो वह एक तरह का क्रांति थी, जिसका नाम दिया गया स्वच्छता क्रांति। बच्चों, क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है जहां पर कि सामाजिक संरचना और प्रकार्य में इस तरह का विवाद उठे, मार काट हिंसा हो और तब चीज की प्राप्ति हो, उसको क्रांति कहा जाता है। यह उसका संक्षिप्त और संकीर्ण परिभाषा है। क्रांति का बृहद परिभाषा है जो बदलाव इतना तेजी से हो और बदलाव इतना अच्छा हो जिसमें सबकी सहभागिता हो, तो उसे हम क्रांति का नाम कहेंगे। और इस परिभाषा में यदि देखें तो स्वच्छता एक क्रांति है। क्यों क्रांति है? समाज की संरचना और समाज के प्रकार कार्य को स्वच्छता ने इस तरह परिवर्तित कर दिया कि 2014 के बाद यदि आप देखेंगे कि भारत ही नहीं, इसका प्रभाव पूरे विश्व ने इसको प्रशंसा में लिया। हम आप हर एक व्यक्ति उससे जुड़ गए। अब देखिए ना, फिल्म बना दिया गया, एक फिल्म बनी है ना हीरो हीरोइन का, बाथरूम पर जो ट्रेन में डूब जाती है तो ट्रेन खुल जाता है। कौन सी फिल्म है, कोई बोलिए? टॉयलेट सर। टॉयलेट प्रेम कथा। हाँ, देखिए, टॉयलेट एक प्रेम कथा। अब देखिए किस तरह फिल्मी दुनिया को प्रभावित कर दिया। फिर दूसरा फिल्म बना जिसके थॉट में थे ये बहुत चर्चित हीरो हैं, जो राजेश खन्ना के दामाद हैं, तो उन्होंने पैडमैन बनाया। आप उसको देखे होंगे। अब देखिए, ये दोनों फिल्म गौर से आप देखिए, स्वच्छता क्रांति का प्रतीक है।
कहने का मतलब मेरा था कि स्वच्छता क्रांति ने 2014 के बाद भारत के जनमानस को इस तरह प्रभावित किया कि यह आम चीज बन गया। इसकी एक परिभाषा मैंने स्वयं तैयार की है, तो आप नोट कर लें। स्वच्छ भारत अभियान का इन्वर्टेड कॉमा में आप डालेंगे, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता क्रांति, जिसको हम कह सकते हैं सैनिटेशन रिवॉल्यूशन, स्वच्छता क्रांति की एक प्रक्रिया है जो राजनीतिक कार्यावली, पॉलिटिकल एजेंडा, जो राजनीतिक कार्यावली से प्रारंभ होकर कॉमा लोगों की सहभागिता को जोड़ते हुए, लोगों की सहभागिता को जोड़ते हुए नैतिक मूल्यों यानी मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों में स्थापित होकर आदत के रूप में क्रियाशील है। इस क्रम में वैयक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक, वैयक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक जीवन में गतिशीलता आई है। अब देखिए, इस परिभाषा को आप ध्यान से देखिए बच्चों। सर्वप्रथम यह परिभाषा कहती है कि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता क्रांति का प्रतीक है। इसने पूरे भारत में स्वच्छता से जुड़े जो परिवर्तन होना चाहिए वो आम जनों तक लाने का प्रयास किया। प्लास्टिक मुक्त भारत, खुले में शौच मुक्त भारत, गंदगी मुक्त भारत, स्वच्छता जीवन में आदत के रूप में स्थापित भारत की कल्पना लेकर यह स्वच्छता क्रांति प्रारंभ होता है। इस परिभाषा में सबसे पहली बात है कि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता क्रांति का प्रतीक है। दूसरा, इस परिभाषा में आप ध्यान दें, राजनीतिक कार्यावली, पॉलिटिकल एजेंडा। भारत में इसके पूर्व जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वह व्यक्ति विशेष के द्वारा शुरू किया गया है, फिर वह समूह के स्तर पर आया, फिर वह समुदाय के स्तर पर आया, और तब उसके माध्यम से राज्य या केंद्र को विवश किया जाता है मानने के लिए। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी और सुंदरता यह है कि यह राजनीतिक कार्यावली का हिस्सा बना। कहने का मतलब सरकार ने ही इसे महत्वपूर्ण माना और इसको समाज में लागू करने का फैसला किया। इसमें जो खर्चे होंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने वहन करने की कोशिश की और कानून के तहत खुले में शौच न हो उसको के तरफ अभियान के रूप में चलाया गया। देखे, अमिताभ बच्चन एक बच्चा के साथ बैठा हुआ है, एक आदमी लोटा में पानी लेकर रेलवे ट्रैक पर जाता है बाथरूम करने के लिए। बच्चा कहता है कि बच्चन जी देखिए क्या हो रहा है। अरे क्या कहें, ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। अब देखिए, ये छोटे छोटे प्रचार इस प्रकार के किए गए
ताकि आम लोगों तक वह पहुंचे। टॉयलेट एक प्रेम कथा के द्वारा आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। पैडमैन के द्वारा लड़कियों में, औरतों में एक चेतना को जागृत किया गया, नहीं उस पर खर्चा जायज है। गंदे कपड़े यूज करना या बोरा को यूज करना असभ्यता है, बीमारी का कारण है। तो गौर से आप देखें तो राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में यह प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको कहा गया राजनीतिक कार्यावली। तीसरा, आप इस परिभाषा में आप ध्यान से देखे होंगे कि लोगों की सहभागिता, मतलब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आम जन इससे प्रभावित हुए। सरकार ने लोगों तक पहुंच बनाई कि यदि आपको शौचालय बनाने की क्षमता नहीं है तो हम बनवाएंगे। बच्चों, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज में पढ़ते थे तो टॉयलेट का कंसेप्ट ही नहीं था। आज यदि किसी कॉलेज में, किसी डिपार्टमेंट में टॉयलेट की सुविधा न हो और केंद्र सरकार को मालूम हो जाए तो समझिए बाजा बज जाएगी व्यवस्था का। यह इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि लोगों की सहभागिता के कारण। इतना ही नहीं, गांव स्तर पर यदि पंचायत भवन है, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर स्वच्छ, पवित्र, जल युक्त शौचालय की व्यवस्था की जाती है ताकि वहां पर जो व्यक्ति पहुंचे वह खुले में न जाए। इस तरह लोगों की सहभागिता उससे जुड़ी। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आदत के रूप में स्टैब्लिश हुआ, हैबिट। जब तक कोई भी परिवर्तन आदत में शुमार नहीं होता है, हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनता है, तब तक वह परिवर्तन नहीं लाता है। आप गौर से देखेंगे कि आज जो भी आदमी आत्मनियंत्रित है, स्वराज में विश्वास करते हैं, वो अभी भी पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क लगाए हुए नहीं जाएंगे क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। जिस तरह हम लोग सभ्य बने थे बच्चों, कपड़ा पहनना शुरू किया था अपने अंगों को ढकने के लिए, आज 21वीं शताब्दी यह सभ्य जीवन का प्रतीक बनता जा रहा है। वो आपको बाध्य कर रहा है कि आप अपने नाक को, मुंह को कवर्ड करें और यह सभ्यता का प्रतीक है। जब तक यह आदत के रूप में शुमार नहीं होगा तब तक स्वच्छता अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। तो स्वच्छ भारत अभियान ने इसको लागू किया है। आज न केवल पढ़े लिखे लोगों में, आम लोगों में यह धारणा बनी है कि हम पर्यावरण को गंदा न करें। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता, परिवर्तन आया है। समाज उन्नत की ओर बढ़ना प्रारंभ किया है। सोच के स्तर पर, रहन सहन के स्तर पर, विचार और धारणा के स्तर पर व्यक्ति में बदलाव के क्रम बने हैं। यही कारण है कि आज देखिए प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। लाउड स्पीकर बजाना धर्म के नाम पर, उसके रोक की ओर हम बढ़ रहे हैं। गाड़ी के द्वारा वातावरण प्रदूषित न हो उस पर नियंत्रण के क्रम में हम बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रम में ऐसी अनेक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं जो कि हमें स्वच्छता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान के 7 मानक हैं, आप इसको नोट करें। 7 मानक हैं। नंबर 1, राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं नेतृत्व। राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं नेतृत्व। 2, सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र एवं मीडिया की सहभागिता। सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र एवं मीडिया की सहभागिता। नंबर 3,
जन आंदोलन, नंबर 4 परिवर्तन का होना, नंबर 5 नंबर 5 स्वास्थ्य में सुधार, नेक्स्ट कमजोर वर्गों की स्थिति में बेहतरी, और नंबर 7 पर्यावरण स्वच्छता, जिसमें गंगा की सफाई, विभिन्न धर्म स्थलों की सफाई आदि सम्मिलित है। ये 7 मानक जो हैं भारत में स्वच्छ भारत अभियान के महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं, और इसके कारण प्लास्टिक मुक्त भारत, खुले में शौच मुक्त भारत, गंदगी मुक्त भारत, पर्यावरण की स्वच्छता से युक्त भारत की कल्पना के सहारे स्वच्छ भारत अभियान आगे की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार बच्चों, आपका वर्ग आज समाप्त होता है। हमारे जिम्मे जो कोऑर्डिनेटर साहिबा ने जिम्मेदारी दी, उसका मैं पूरा किया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोऑर्डिनेटर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू 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 सर। कि आप लोग सर काइंडली नोट को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सर। हम आपको कोऑर्डिनेटर मैम को दे देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पहुंचा आप तक। समापन सत्र शुरू होगा, तो आप बने रहें, क्लास से जुड़े रहें। हमारी प्रो मैं वाइस पूछ रहा हूँ चांसलर अटेंडेंस का क्या प्रोसेस है, इसका भी तो आंसर दीजिए मुझे। आपकी क्लास रिकॉर्ड होती है, और अटेंडेंस के लिए आप मत चिंता करिए, वो हो जाएगा। वो श्योर कैसे है कि मैं प्रेजेंट हूँ वहाँ पे? इसका श्योरिटी मुझे कैसे मिलेगा? आप क्लास में भी प्रेजेंट रोज रहते हैं, उसकी श्योरिटी आपको मिलती है। अपने मैं आप जानना कॉलेज में और ये जानना चाह यूनिवर्सिटी में। रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बस और कोई बात नहीं है, मुझे बता दें प्लीज। आपको जब मैं बोल रही हूँ, जी 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 हाँ जी गणेश जी, जी अच्छी बात है, नहीं कभी कभी ऐसा होता है ना, तो ऊपर मैं रखा है कि मैं नीचे वही रखेगा। चाह रहा हूँ कि अटेंडेंस मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कंफर्म। अच्छा, यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है ना? ठीक है भाई, थैंक यू। मैम और कितने देर तक होगा क्लास, जो समापन है आप बोल रही हैं? अभी बस समापन सत्र शुरू होने वाला है, तो सब अभी बने रहिए। 5 से 7 मिनट में हमारी जैसे ही मुख्य अतिथि प्रो वाइस चांसलर मैडम जुड़ जाएंगी, हम समापन सत्र शुरू करेंगे। ओके मैम। सर एक क्वेश्चन था पिछला लेक्चर। हाँ पूछिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप आराम आराम से पूछ सकते हैं। सब लोग एक साथ बोलना स्टार्ट नहीं करिए।
तब तक के लिए कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन है विश्व जल क्लास से रिलेटेड किसी और की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और सभी लोग क्लास के मटेरियल के लिए चिंता नहीं करें। जो भी मटेरियल मेरे पास आ जाता है मैं यही कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा दी जाए। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जी मैम। मेरी अभी प्रो वाइस चांसलर मैडम से बात हुई है। मैडम ने कहा है कि 5 से 7 मिनट में वो जुड़ जाएंगी क्लास लिंक से, तो आप लोग यहीं बने रहिए। ओके मैम। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले अभी देख पा रही थी, एचपीएस कॉलेज मधेपुर की डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर रजनी सिंह मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आप हमेशा ही हमारे साथ रही हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी। मेरा भी प्रणाम रजनी जी को। अब तो युवा पीढ़ी को के पास में जिम्मेदारी आ रही है। सर युवा पीढ़ी आप लोगों के ही पीछे पीछे चल रही है और हाँ, इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है हम लोगों की। जी सर। बिना सर के सानिध्य के युवा पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती सर। और सर एक नॉर्मल टेंडेंसी में भी और एक नॉर्मल स्पीड में भी होने में अभी हम लोग को बहुत वक्त लगेगा। तो हमें यही उम्मीद है हमेशा कि आप हमेशा हम अपने सानिध्य में ही हमें रखें और हमेशा हमें सुपरविजन करें, गाइड करें, मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैडम से अभी बात हुई है तो मैडम ने बोला है कि थोड़ी देर में वो जुड़ जाएंगी कोई बात इम्पोर्टेंट काम में, क्योंकि मैडम प्रो वाइस चांसलर हैं तो कई सारे जी जी। कितना टाइम स्टार्ट होगा मैडम? आएगा अभी मैडम? नहीं
क्या लक्ष्मी जी हम जुड़े हुए हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर। यस सर। थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू बेटा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोला जाए। सर एक्चुअली देखिए, जैसे मतलब स्वच्छ भारत अभियान में जैसे टॉयलेट के बारे में या जो भी पैड या जो भी है, जो इसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा बताया गया है, वैसे ही रिसाइकल या रीयूज के बारे में लोगों को उतना पता नहीं है, तो उसको कैसे? नहीं, आप एक पर्यावरण स्वच्छता नाम की किताब है मेरी, उसमें आप पढ़ेंगे, मुझे विश्वास है कि बिना किसी के मदद से रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग तीनों को हमने समझाया है, और हमारे घर में आपकी आंटी उसको यूज करती है, हम उन एग्जाम्पल को उसमें रखे हैं। तो पढ़ेंगे आप, किताब है पर्यावरण एवं स्वच्छता, तो हमको लगता है कि जो आप बोले हैं वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो आप थ्योरी है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग, जो आपको सिलेबस में पढ़ना भी है ऐसे ही, तो उसमें दिया हुआ है। अब वो आम चीजें बनती जा रही हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम करते हैं कि अब जो वाटर फिल्टर से जो वाटर गंदा पानी निकलता है, तो जो कॉन्शस परिवार हैं तो उस पानी को बर्बाद नहीं होने देते हैं, वो अपने बाल्टी में या बोतल में भर भर कर रखते हैं और उस पानी को बागवानी में यूज कर लेते हैं, कमरा को धोने में यूज कर लेते हैं, पोर्टिको को धोने में यूज कर लेते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिसाइकलिंग। जी सर। रीयूज, नॉट रिसाइकलिंग, रीयूज, तो पुनर्उपयोग। उसी तरह घर में जो कोई बर्तन आता है, माने जो इस तरह का सामान का, अब फेंका नहीं जाता है, उसमें मिट्टी देकर लोग पौधे लगा लेते हैं। हमारे घर में तो आपकी आंटी ने जो गाड़ी का जो टायर हम बदलते हैं तो फेंकने नहीं देती है, बोलती है लेते आइएगा, और उसमें मिट्टी डालकर वो छोटा मोटा बागवानी कर लेती है ऐसे ही। तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीयूज ऐसे ही। दूसरा बात, रीयूज जो है, जो अपनी हैबिट को हम कंट्रोल कर ले कम से कम। जैसे पानी है, तो कुछ लोगों का देखिएगा गर्मी महीना में बाथरूम में जाएंगे, सावर खोल देंगे, आधा घंटा तक स्नान करते रहते हैं जी। को होता है क्या कि हम जरा पानी से नहाएंगे तो एकदम ठंडा हो जाएंगे, नहीं। आप देखिए कि एक बाल्टी पानी से भी स्नान कीजिए, अब 15 बाल्टी पानी से भी स्नान कीजिए, निकलने के बाद सेम पोजीशन रहता है। तो इसको आपको समझने की जरूरत है। तो रिड्यूस हो गया कि हम जहां ज्यादा पानी खर्च करते थे वहां कम करेंगे। तो इस तरह की हैबिट होता है, तो लोग डेवलप किए हैं। सर, हमारी प्रो वाइस चांसलर मैडम जुड़ चुकी हैं अभी। प्रणाम मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैम माइक म्यूट है आपका। Good morning to everyone. मैम Good morning, ma'am. Good morning ma'am. Good morning, ma'am. Good morning ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. मैम नमस्कार गोपी बाबू। प्रणाम मैम। हाँ, प्रोफेसर गोपी रमन सिंह, आपको नमस्कार। Good morning, ma'am. हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्मी जी को नमस्कार। प्रणाम मैम, शर्मिंदा करिए। मैम क्या हम शुरू करें? या स्टार्ट। ओके, थैंक यू मैम। नमस्कार, ACC 1 के सेंट्रलाइज लेक्चर सीरीज के समापन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमारी आज की अध्यक्ष और मुख्य अतिथि मैडम
प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम की अनुमति से इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैडम कर रही हैं। साथ ही मैडम इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी हैं। आज के इस समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर GRP सिंह सर, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के। सर एक्स डीन रह चुके हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के, और एक्स HOD भी हैं सर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के। आप ऑलरेडी 3 क्लासेस सर से पढ़ चुके हैं। आप दोनों आदरणीय उपस्थित विद्वान जनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। साथ ही इस कार्यक्रम में HPS कॉलेज मधेपुर की डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर रजनी सिंह मैडम जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मैडम। साथ ही आप सभी प्यारे बच्चों का, जिसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था और सफलतापूर्वक आज इसका समापन समारोह किया जा रहा है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं इस लेक्चर सीरीज के में लिए गए 13 लेक्चर जो हुए हैं उनका संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगी। इस लेक्चर सीरीज में सबसे पहला लेक्चर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर GRP सिंह सर का था, जिसका टॉपिक था उस व्याख्यान का एनवायरमेंटल एथिक्स एंड इकोसिस्टम कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। सर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी 3 क्लास अब बीत चुके हैं। आज जस्ट अभी आपने उनसे पढ़ा और आप जानते हैं कि सर कितने बेहतरीन शिक्षक हैं और कितने समर्पित शिक्षक हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्याख्यान में दूसरा व्याख्यान था प्रोफेसर KK साहू सर का, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ बॉटनी है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के। सर के व्याख्यान का टॉपिक था नीड ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड। इस लेक्चर का तीसरा व्याख्यान प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम द्वारा लिया गया था। मैडम से भी आप बहुत वाकिफ हैं, मैडम ने ऑलरेडी क्लासेस ली हुई है आपकी और आप सब उनके शुक्रगुजार हैं। सब बहुत बच्चे मैडम की तारीफ भी कर रहे थे कि मैडम की क्लास बहुत ही बढ़िया थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। चौथी इस लेक्चर सीरीज की चौथा व्याख्यान प्रोफेसर KK साहू सर द्वारा अगेन लिया गया। 5वां व्याख्यान प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम। 6ठा व्याख्यान डॉक्टर मनुराज शर्मा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में। उनके व्याख्यान का टॉपिक था रोल ऑफ साइंस कंसेप्ट ऑफ बायोडिवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। इस लेक्चर सीरीज का 7वां व्याख्यान मिस्टर संजीव कुमार द्वारा लिया गया। संजीव सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी CM कॉलेज दरभंगा में। उनके व्याख्यान का विषय था स्वच्छ भारत अभियान, कंसेप्ट ऑफ स्वच्छता एज पर्सनल, अवेयरनेसेस प्रोग्राम रिलेटेड टू स्वच्छता, रोल ऑफ स्वच्छग्राही इन स्वच्छ भारत अभियान। इस लेक्चर सीरीज का 8वां व्याख्यान अगेन प्रोफेसर GRP सिंह सर द्वारा लिया गया, जिसका विषय था कंसेप्ट ऑफ स्वच्छता एंड इट्स रिलेशन टू मोरल अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी एंड फ्रीडम स्ट्रगल। इस लेक्चर सीरीज का 9वां व्याख्यान डॉक्टर पारुल बैनर्जी मैम द्वारा लिया गया। मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में। मैडम के व्याख्यान का टॉपिक था सैनिटेशन एंड हाइजीन, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड रोल ऑफ स्टेट एजेंसीज, इफेक्ट ऑफ क्लीनलीनेस, डिजीजेस, इन्फेक्शियस एंड वेक्टर बोर्न, आइडिया ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस थ्रू एक्सेट्रा। इस व्याख्यान श्रृंखला का 10वां व्याख्यान डॉक्टर अनुरंजन सर द्वारा लिया गया। सर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। सर के व्याख्यान का टॉपिक था डिग्रेडेड अर्बन इकोलॉजी एंड हेल्थ हैजार्ड। इस व्याख्यान सीरीज का 11वां व्याख्यान अगेन
प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैडम द्वारा लिया गया था। आप सभी जानते हैं मैडम प्रो वाइस चांसलर है LNMU की। बावजूद इसके मैडम अपने इम्पोर्टेंट कार्यों से समय निकाल के आपकी क्लासेस भी लेती रहती हैं। इस व्याख्यान का 12वां व्याख्यान डॉक्टर अमिताभ कुमार सर द्वारा लिया गया, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। उनके व्याख्यान का विषय है स्वच्छ भारत अभियान प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो कि कल संपन्न हुआ। और अंत में इस व्याख्यान श्रृंखला का 13वां व्याख्यान अगेन प्रोफेसर GRP सिंह सर द्वारा लिया गया, जो कि आप सभी जानते हैं एक्स डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है LNMU दरभंगा में। और आज जो कि ये संपन्न हुआ और आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका लाभ उठाया। अब इस लेक्चर सीरीज के विवरण के पश्चात मैं अनुरोध करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर GRP सिंह सर से कि इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत दौरान हुए अपने अनुभवों और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर GRP सिंह सर। आप सबों को नमस्कार और प्रणाम। आज के इस ACC 1 का केंद्रीकृत वर्ग के समापन सत्र की अध्यक्षता कर रही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम, कोऑर्डिनेटर मैम श्री लक्ष्मी कुमारी जी और HPS कॉलेज के डॉक्टर रजनी सिंह मैम और आप प्यारे छात्र छात्राएं, यह हमारे सुखद दिन है कि प्रारंभ दिन थोड़ा सा कुलपति महोदया बहुत हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा सा शांत। कुलपति महोदया की कृपा से इनॉग्रल क्लास भी हमसे हुआ और समापन क्लास भी आज से हुआ, इसकी तो मैं सुखद अनुभव कर रहा हूँ। और मैम का और कोऑर्डिनेटर मैम को इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक वृद्ध व्यक्ति में इस तरह की ऊर्जा शक्ति दी है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से अपने भर बच्चों को देने का प्रयास करता हूँ। बच्चों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैंने इस विश्वविद्यालय में 42 साल 1 महीना 22 दिन शिक्षक के रूप में कार्य किया है और अपने शिक्षण जीवन में प्रति कुलपति के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय में यह पहला प्रति कुलपति हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए सोचती हैं। और जब भी मैं हेड के रूप में भी था, डीन के रूप में था, तो इनका प्रयास होता था कि बच्चों को कैसे लाभान्वित किया जाए। लोग बच्चों के, युवाओं के डिमेरिट की बात करते थे, वह सिर्फ मेरिट की बात करते थे कि इनमें कैसे मेरिट को हम प्रतिस्थापित करें। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे मानव को ही महामानव का दर्जा दिया जाता है, जो सुपरमैन के रूप में मैम ने आप सबों के लिए, कि मुझे याद है कि कोरोना काल चल रहा था जिसमें कि विभाग में बच्चे नहीं आ रहे थे, शिक्षक नहीं आ रहे थे, और उस समय में मैम का प्लानिंग चल रहा था कि किस तरह हम बच्चों को पढ़ा डालें ताकि यह संकट टले तो हम परीक्षा ले सकते हैं, बच्चों को यह मौका नहीं मिले कि हमें पढ़ाई नहीं हुई। तो ऐसे महामानव जो हैं, जो महान, एक मैं इन्हें कहता भी हूँ कि भौतिकी विज्ञानी के साथ साथ समाज दार्शनिक, क्योंकि सोशल फिलॉसफर के रूप में अपने फिजिक्स को छात्रों के हित में कैसे यूज किया जाए हर पल वो तैयार रहती है। मैं मैम को जब देखता हूं तो मुझे अपने फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो हैं अगस्त कॉम्ट याद आ जाते हैं कि वे भी फिजिक्स के ही प्रोफेसर थे और फिजिक्स के ही प्रोफेसर थे। फिजिक्स पर उनका किताब भी है अगस्त कॉम्टे का। और उनके बाद फिजिक्स में ये दूसरा व्यक्ति हमको दर्शन मिला, दर्शन करने को, जो फिजिकल साइंटिस्ट के रूप में, भौतिक विज्ञानी के रूप में
कैसे समाज में उसका समावेश हो, इसको प्रयोग करने का प्रयास की है। मैम, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए वो हमारे हिसाब से बहुत कम होगा, नगण्य होगा। मैं आपके प्रति काफी उत्साह महसूस करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आपको भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इतना शक्ति आपको दे कि आप इस युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथ ही मैं युवा जो शिक्षिका हैं समाजशास्त्र की सुश्री लक्ष्मी कुमारी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जिस काम को पिछले बार मैम ने हमको सौंपा था और जिसके लिए मुझे 40 साल 41 साल मेहनत करना पड़ा, वो चीज आप इतने कम समय में मैम के नजरों में आप अच्छी बन गई हैं, योग्य बन गई हैं। आप प्रशंसा के काबिल हैं और सबसे बड़ी खूबी यह है आप में कि आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चों को सारे वर्ग करवा डाले, कोई भी वर्ग रुका नहीं। यह आपके जिम्मे एक महान उपलब्धि के रूप में कहा जा सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको शक्ति दे और आप ऐसे ही युवा हैं, अभी आपको बहुत करना है और बच्चों को दें, क्योंकि जब तक महामानव की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक समाज का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि मानव के रूप में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं इसको गिनाने की जरूरत नहीं है। फिर इस कड़ी में मैं सुश्री डॉक्टर रजनी सिंह को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जब भी समाजशास्त्र विभाग के द्वारा या कोई कार्यक्रम के द्वारा, जब मैं हेड भी था, डीन भी था, इन्हें खोजा जाता था तो ये तत्पर रहती थी। और आज भी लक्ष्मी जी ने आपका लाभ लिया तो मैं आपके प्रति भी आभारी हूं। और मैं चाहूंगा कि आप मधेपुर में हैं, यह नहीं समझें कि आप पीजी डिपार्टमेंट में नहीं है, मधेपुर में भी सोशियोलॉजी के लिए कुछ कर सकती हैं और वहां भी मैं अपने खर्च से गाड़ी से आपके विभाग कॉलेज आना चाहूंगा और आपके विभाग में भी बच्चों में सोशियोलॉजी में ये क्रांति लाने का प्रयास करूंगा कि सोशियोलॉजी क्यों पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। तो आप इस ओर मुखातिब हैं, कर भी रही हैं, मैं भी उसमें सहभागी बनूंगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे जो इसमें सम्मिलित हुए हैं छात्र छात्राएं, बच्चों। जितना अधिक आप वर्ग का लाभ लेंगे, जितना अधिक किताबों से जुड़ेंगे, जितना अधिक, मैंने पहला क्लास में भी बोला था और आज भी बोला था, बोध, शोध और अमल, बोध और शोध को जितना आप व्यवहार में लाएं, सर आपकी वॉइस आवाज पहुंच रही है? जी सर। कहां तक हम अपनी बात को रख दिए थे? सर स्टूडेंट्स तक। तो वहीं पर समाप्त हो गया कि आप छात्रों को मैं बोल रहा था कि जो आप समझते हैं
उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करें तो ज्यादा फायदा होगा और आपका जीवन बेहतर होगा। कौन क्या कर रहा है उस ओर मत देखें, जो सही है, जो अभी हम लोग स्वच्छता में बात किए थे, जो सही है, उचित है और पवित्र है, उसको लेकर आगे बढ़ें तो आपका जीवन सुखद होगा। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने क्लास के आज के शुरू में ही बोला कि आप मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के बैकबोन हैं। अभी रिटायरमेंट के बाद भी हमें हमेशा आप लोग आपकी आवश्यकता होती है, एक स्तंभ की तरह हमेशा आप हमारे अपना सानिध्य हमें देते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमें हमेशा आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। अब मैं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की, मैडम से आग्रह करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचन हमें दें। प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम, मैम म्यूट है। सभी को मेरा नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हमारे साथ स्क्रीन में देख रहे हैं प्रोफेसर GRP सिंह सर हैं। उनसे सबसे पहले तो सर को मेरा विशेष नमस्कार प्रणाम। और लक्ष्मी जी हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रजनी सिंह माधेपुर से। और हमारे जो भी शिक्षकगण इस कार्यक्रम में, ये जो क्लासेस का शेड्यूल चल रहा था AECC 1 का, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज पे, ये क्लासेस शुरू हुआ था 21 मई से और आज इसका समापन है। तो इसमें हम कुल 13 क्लासेस हुए और कई शिक्षक जो है उन्होंने हम उनके कोऑपरेशन से ही ये संभव हो पाया कि ये क्लासेस हो। इन सभी शिक्षकों को मैं अपनी ओर से और मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका आभार प्रकट करती हूँ। हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर GRP सिंह सर, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है क्योंकि कई क्लास उन्होंने लिया और मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस को उन्होंने डील किया आपके साथ। और प्रोफेसर के साहू सर, प्रोफेसर मनुराज शर्मा, डॉक्टर CPB सिंह, डॉक्टर पारुल बनर्जी, डॉक्टर अनुरंजन, और ऑफ कोर्स मैडम लक्ष्मी जी, हर कंट्रीब्यूशन इज इमेंस। आपने बहुत मेहनत किया, प्रतिदिन मैं देख रही थी कि आप क्लास के साथ पूरे समय जुड़े रहते थे। तो ये आपका पहला असाइनमेंट था और यू हैव पास्ड इट विथ फ्लाइंग कलर्स, आई कैन से। सो योर कंट्रीब्यूशन इज वेरी इमेंसली appreciated by the university। आपने बहुत मेहनत किया इस क्लास को करवाने के पीछे और सबसे ज्यादा मैं शुभकामनाएं भी देती हूँ और बच्चों को जो क्लास के साथ जुड़े। ये एक प्रोग्राम जो आपका सिलेबस में जोड़ा गया है, ये कोर्स AECC 1, इसमें ये आपका लाइफ स्किल को बढ़ाता है। सब्जेक्ट विषय तो सब लोग पढ़ते हैं, आपने ऑनर्स में भी पढ़ा और MA में भी पढ़ रहे हैं, MSc MCOM जो जिस भी विषय फैकल्टी के स्टूडेंट है आप कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो AECC 1, AECC 2 और SCC आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, ये आपको जिंदगी जीने में ज्यादा मदद करेगा। तो इसको बोला जाता है कि लाइफ स्किल या वैल्यू एडेड एजुकेशन। आप के ही बराबर के जो आपके कंपिटिटर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके यूनिवर्सिटी में AECC 1, 2 या SCC जैसे कोर्सेज नहीं चलाए जाते हैं, तो वो कुछ चीजों में वंचित रह जाते हैं। और खासकर AECC 1 जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है आप इसको ज्यादा समझ सकते हैं। हम लोग सीनियर पर्सन्स हैं, हम लोगों ने अच्छे पृथ्वी को भी देखा और आपको जो है, आपके समय बहुत कुछ कम हो गया है, बहुत नदियां गंदी हो चुकी है। तो आपको उन सबको कैसे आप अच्छा रखें, आप खुद उसको एंजॉय करें और आने वाले पीढ़ी के लिए, सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, इस पृथ्वी पे जो भी स्पीसीज हैं, जो भी बायोडाइवर्सिटी में आप जानते हैं कि माइक्रोब से लेके बड़े बड़े जो है मैमल्स तक हैं और मनुष्य तो हैं ही,
पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे वृक्ष हैं और छोटे छोटे पौधे हैं और बड़े बड़े वृक्ष भी हैं। तो इन सबके लिए पृथ्वी है और सबके लिए पृथ्वी को कैसे हम सुंदर छोड़ सकते हैं, हम लोगों ने कोशिश की इस 13 लेक्चर में आपको इस संबंध में कुछ बताने का। और ये विषय जो है इतना विशाल है कि ये 13 जो क्लासेस है ये इसके लिए मामूली है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये हमारे साथ जितने शिक्षक जुड़े थे उन लोगों ने आपको कम से कम प्रेरणा तो इतना दे दी है, मोटिवेट तो कर दिया है कि आप पर्यावरण के जो है इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं और अपनी ओर से जरूर अच्छा कार्य करेंगे। अभी आपका असाइनमेंट बाकी है। हमें विश्वास है कि हर विभाग जो होगा अपने छात्रों को अच्छा असाइनमेंट देंगे और आप लोग अच्छा काम करेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि ये लाइफ स्किल तो सिखाता ही है, साथ साथ इस तरह का जो प्रोग्राम है ये एम्प्लॉयबिलिटी या नौकरी या पाने के लिए भी काफी मददगार साबित होता है कि यदि आप आईएएस या स्टेट सर्विस कमीशन के सिलेबस उठा के देखेंगे तो वहां भी आप इसी तरह का सिलेबस पाएंगे। तो एक तरह से आपको जो है आपको फोकस मिल गया है कि आपको कैसे पढ़ना है। आगे बहुत अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध है और वेब में भी आपको कई जो है साइट्स है जहाँ पे आप इन सब के बारे में अच्छा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। आईएएस के कोचिंग जो है दृष्टि और अन्य कोचिंग भी है, बैजूस वगैरह है, वो भी मटेरियल जो है वो फ्री में ही अवेलेबल है वेब में। वहां से भी आप कंटेंट कलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको पढ़े, ध्यान से पढ़े। ये जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ आपको सिखाएगा इस तरह का कोर्स। तो मुझे आशा है कि हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने जो मेहनत की है वो बेकार नहीं जाएगा, आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करूंगी कि जितने भी शिक्षक टीचर्स ने लेक्चर्स लिया वो लोग अपना कंटेंट और प्रेजेंटेशन जो कुछ दिया उसका कलेक्शन जो है वो लक्ष्मी जी को सौंपेंगे और उसको एक बार हम लोग देखने के बाद एडिट वगैरह की अगर आवश्यकता पड़ी थोड़ी बहुत उसको करके हम लोग विश्वविद्यालय के वेबसाइट में डालना चाहेंगे। तो इससे जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स जो है वो लाभान्वित होंगे। और आप सभी जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही मुनि ऋषियों ने अपने जो है इच्छाओं पर अंकुश लगाने की बात की है और पर्यावरण बचाने का सबसे बड़ा जो तरीका वही है कि अगर हम कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम उसमें को हम ज्यादा दूषित नहीं करें, उसका ज्यादा व्यवहार नहीं करें। तो इस और आप देखे हैं कि जैसे गोपी रमन बाबू के बारे में मैं क्या कहूँ, वो कितने अच्छे शिक्षक है। वो आपको उनके क्लास, यहाँ तो 3 क्लास दिख रहा है लेकिन हमें लगता है कि हर क्लास को वो डबल बना के लिए हैं। तो जितने क्लास आपने उनका किया है तो आप समझ गए हैं कि वो कितने अच्छे टीचर हैं और कितने समर्पित टीचर हैं। जो अभी कई लोग जो है क्लास देने पे उसको बोलते हैं कि अभी समय नहीं है या छुट्टियों में मुझे बाहर जाना है, लेकिन वो ऐसे शिक्षक है। शिक्षक नौकरी पेशा से नहीं होता है, वो एक मनुष्य का जो है चरित्र होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो गोपी रमन बाबू जो है वो आउट एंड आउट ही इज अ टीचर, इसलिए वो उनका सेवानिवृत्ति कोई माने नहीं रखता है। वो जब भी उनको पास हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं, अगर उनको 1 क्लास लेने बोलते हैं तो वो 10 क्लास लेने के लिए अपनी सहमति तुरंत दे देते हैं। तो सर आपको मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत आभार आपका। द यूनिवर्सिटी, ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी आई एक्सप्रेस माई डीप ग्रेटिट्यूड टू यू। और आप इसी तरह स्वस्थ रहिए और क्लासेस लेते रहिए, बच्चों को इससे लाभ होगा। AECC 1 जो है ये पूरे बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज जितने हैं, उसमें सभी यूनिवर्सिटीज में सेम सिलेबस है और मुझे नहीं लगता है कि सभी यूनिवर्सिटी में इसके क्लासेस होते हैं। मैं पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी पहले, तो मैं जानती हूँ, मैं वहाँ क्लासेस शुरू करवा के आई थी और अभी मैंने पता किया इस बार भी वहाँ क्लासेस चल रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में क्लासेस हुए हैं और मुझे नहीं मालूम अन्य विश्वविद्यालय में क्लासेस होते हैं या नहीं। 1-2 विश्वविद्यालय में मैं
पता की तो वहाँ क्लासेस नहीं हो रहा है, और शिक्षकों का कहना है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि ये सब विषय क्या माने रखता है, ये बच्चे खुद ही पढ़ लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि बच्चे अगर खुद पढ़ सकते हैं तो हम टीचर पढ़ के थोड़ा तो उनसे बेहतर समझ सकते हैं और बेहतर बता सकते हैं उनको। तो एक बार फिर मैं आप सभी को, जितने भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके मार्गदर्शन और हर तरह के मार्गदर्शन ही कह सकते हैं, उसके बगैर ये संभव नहीं था। आप दोनों हमारे जो अतिथि मैडम और सर, दोनों के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था और ना ही आगे भी कोई प्रोग्राम संभव होगा। और जितना मैं देखती हूँ, हमारे वीसी सर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह सर का मार्गदर्शन तो रहता है, साथ में जितने एकेडमिक वर्क्स होते हैं और उनका सफल संचालन होता है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को जिम्मेदार कहा जाए तो वो हमारी मैडम है। और ये इससे हमें हमेशा सीखने को मिलती है कि कोई वक्त नहीं होता। और जैसे मैडम ने कहा कि बाकी विश्वविद्यालय में लोग क्या सोचते हैं कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज में क्या क्या पढ़ाई होती है और कितना इम्पोर्टेंट है, वो खुद से लोग पढ़ लेंगे, लेकिन हम टीचर की आवश्यक जिम्मेदारी है और एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब हर किसी की जिम्मेदारी है जो भी टीचर्स के पद पे हैं, कि वो ये इंश्योर करें कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए प्रॉपरली जो भी कोर्सेज में हैं हमारे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आगे भी मुझे पता है कि आप हमेशा ही ऐसे ही सबको मार्गदर्शन देती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमेशा आपकी आवश्यकता होगी, आपके पुश की, आपके सपोर्ट की, आपके हर तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में HPS कॉलेज मधेपुर की डॉक्टर रजनी सिंह मैम को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। थैंक यू लक्ष्मी। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, थैंक यू लक्ष्मी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर रजनी सिंह इस 13 दिवसीय AECC 1 एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्वच्छ भारत एक्टिविटी पर चल रहे केंद्रीकृत कार्यक्रम के समापन समारोह में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर पाकर सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग LNMU की ओर से सर्वप्रथम इस AECC 1 कार्यक्रम के मार्गदर्शन कर रहे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह सर को धन्यवाद करती हूँ, जिनके सानिध्य में इस प्रकार का कार्यक्रम जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है का आयोजन हुआ। धन्यवाद सर। इस केंद्रीकृत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रति कुलपति महोदया, साथ ही इस कार्यक्रम की सूत्रधार भी हैं वो प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम को मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। उनके आशीर्वाद के लिए, मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर GRP सिंह सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। ज्ञात हो कि रिटायरमेंट के बाद भी समाजशास्त्र व समाजशास्त्र विभाग से जुड़े हुए समस्त शैक्षणिक जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें सर की जो है उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। न केवल उपस्थिति बल्कि पूर्ण सहभागिता के साथ अपने ज्ञान से बच्चों को प्रोत्साहित भी करते रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन समस्त रिसोर्स पर्संस को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य ज्ञान को बच्चों को प्रदान किया। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर साहू सर बॉटनी डिपार्टमेंट, जिन्होंने की नीड ऑफ डिपार्टमेंट डाइवर्सिटी कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे बात कही थी। कुमार डिपार्टमेंट, उन्होंने स्वच्छ भारत पे डॉक्टर डिपार्टमेंट सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन पर अपनी चर्चा की थी। डॉक्टर अनुरंजन ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में अर्बन इकोलॉजी एंड हेल्थ पर चर्चा की। साथ ही अमिताभ सिंह सर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिन्होंने पॉल्यूशन पर चर्चा की थी। इसी क्रम में मैं पुनः प्रति कुलपति महोदया को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पर गांधीयन अप्रोच के साथ चर्चा की
साथ ही 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने व्यक्त किया। इसी के साथ उन्होंने डेवलपमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट पर भी चर्चा की थी। धन्यवाद मैम। इसी कार्यक्रम के इसी क्रम में मैं पुनः जीआरपी सिंह सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने एनवायरमेंटल एथिक्स एंड इफेक्ट ऑफ स्वच्छता एंड इट्स रिलेशंस ओरल अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी पर चर्चा की। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान विषय पर इन्होंने अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत किया था। धन्यवाद वंस अगेन सर। किसी भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना भी एक अहम कार्य होता है, और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर है मिसेस लक्ष्मी कुमारी को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ से लेकर अपने अंत तक बहुत ही सहजता से अंत तक ले आई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम के क्रम में मैं उन समस्त विद्यार्थीगण का भी धन्यवाद करती हूँ जो जिन्होंने डे 1 से लेकर आज अंतिम घड़ी इस कार्यक्रम की है उस पर भी अपनी जो है प्रेजेंस दिखाई है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना स्टूडेंट्स के कोई कार्यक्रम जो है वह कभी पूर्ण नहीं होता है। इसके लिए आप सब स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं टेक्निकल सपोर्ट जो हमारे हमेशा से रहे हैं गणेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रत्येक जो उनका सेशन रहा है, चाहे वो यूजी का कार्यक्रम हो या पीजी का हो, वो बहुत ही टेक्निकली सपोर्ट से उनका वो कार्यक्रम पूर्ण होता है। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अगर किसी का नाम छूट गया हो तो उनको भी धन्यवाद मेरी तरफ से। थैंक यू लक्ष्मी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी मैम, आपने सभी को इंक्लूड किया, और आपको साथ में अंत में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम जब भी हमें आपकी आवश्यकता होती है तो आप हमारे साथ खड़ी रहती हैं। जवाब हामी होता है तो आगे भी हम इसी की उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में एक बात और कि गणेश, जैसे दीदी ने गणेश पासवान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से अंत तक उन्होंने क्लासेस में हमारा सपोर्ट किया, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग की, इन क्लासेस की। ये हमेशा ही स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी होंगे। में उनके साथ एक और स्टाफ है हमारे टेक्निकल सपोर्ट में, सुरेंद्र प्रसाद, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी बहुत सहजता से और सौम्यता से इस क्लास को टाइमली सपोर्ट किया कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, क्या टेक्निकल सपोर्ट में क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, सब कुछ में दोनों लोगों ने बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट दिया। और आगे भी ये हम इनसे उम्मीद करेंगे कि यूनिवर्सिटी को हमेशा आपकी आवश्यकता होगी और आप इसके लिए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए इस कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया मैडम प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैडम से अनुमति चाहती हूँ। मैडम समाप्त किया जाए। धन्यवाद मैम। तो अब अंत में मैडम की अनुमति से इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। एक आवश्यक सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप बहुत परेशान रहते हैं हमेशा क्लास के रिगार्डिंग जो मैटर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है रिसोर्स पर्सन के द्वारा, उसके लिए, तो आप उसके लिए चिंता ना करें। आपको समय पर जब भी मुझे मिल जाएगा मैटर्स, जैसे मैडम ने भी कहा, तो वो मैं आपको तुरंत से कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूँ, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। सर आप। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, एक लेटर इशू कर दीजिएगा हर रिसोर्स पर्सन को कि अपना कंटेंट्स जो है उसकी सॉफ्ट कॉपी मेल कर दे। जी मैम। जी मैम, कुछ लोगों ने कर भी दिया है और कुछ लोग बाकी हैं, तो मैं रिमाइंड करा दूंगी। तो सभी से कलेक्ट करके उसको एक बार देख के फिर हम लोग उसको अपलोड करवा देंगे। जी 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 मैम। ओके, बाय बाय सभी को। धन्यवाद सर। प्रणाम मैम। प्रणाम सर।